जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, होमवर्क सीरीज ये मॉडल पेपर, इस पे मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। और देखिए ये बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यहाँ तक कि बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये डे नंबर 43 है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 42 तक आपका मास्टर वीडियो भी अपलोड है, तो प्लीज आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। जैसे ही 1 वीक में जो जितने 5 वीडियो कंप्लीट होते हैं, मैं उसका मास्टर वीडियो अपलोड करता हूँ। यानी कि 1 से लेकर 5 तक आप कंप्लीट कीजिए और फिर अगला नेक्स्ट दिन आपको क्या कीजिए फ्रेंड्स, आपको मास्टर। देखिए फ्रेंड्स, तो मास्टर वीडियो को आप मजाक में ना लेके, देखिए फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर डे 1 से लेकर 5 तक देख लिए तो आपको 6 यानी कि डे 1 से लेकर 5 तक आपको मास्टर वीडियो अपलोड रहता है, तो उसको आप देखिए। जैसे मैं कि मैं कल ही आपको संडे को मास्टर वीडियो अपलोड किया था, जो आपका 38 था, 38 से 42 तक था। तो देखिए प्लीज फ्रेंड्स आप उसे जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन के थॉट्स पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं उसका पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पे भेज दिया हो, तो प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डेली इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए उससे आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड हो या रिजल्ट में सबको उस पर अपलोड करते रहता हूं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन है। देखिएगा कि भारत का पहला राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक राजकोषीय होगा। पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया तथा इसका सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा। देखिए ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह ध्यान रखिएगा, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया। नीति 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 आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए इसमें टॉप राज्य कौन है, तो टॉप राज्य आपका उड़ीसा है। उड़ीसा याद रखिए, टॉप सा राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या नीति आयोग द्वारा ना, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो 2025 जारी किया गया था, उस पर टॉप पे कौन है, तो यही आपका उड़ीसा राज्य है। और ये नीति ने जारी किया। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो सुनिएगा ध्यान से। अगर हम नीति आयोग से पहले ना, ये योजना आयोग था, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, ये ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना हुआ था। इसके स्थान पे क्या हुआ था कि नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन इसके स्थान पे किया गया था कब, तो डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए इनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है, सुमन बेरी जो वर्तमान में क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अगर हम नीति आयोग के सीईओ के बारे में बात करते हैं, सीईओ के बारे में बात करते हैं क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं, तो अभी कौन है, वी आर सुब्रमण्यम। इनका नाम लिखिएगा, वी आर सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। वी आर सुब्रमण्यम क्या है, तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि सर्वाधिक राजस्व संग्रह में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन है। देखिए सर्वाधिक राजस्व संग्रह यानी कि जो टैक्स होता है उसमें टॉप राज्य कौन है, तो पहला राज्य आपका है आपका गोवा। पहला टॉप कौन है टैक्स के मामले, तो गोवा है। दूसरा राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य कौन है, तेलंगाना, याद रखिए दूसरा राज्य क्या है, तो कौन है, तो तेलंगाना है। अगर हम तीसरे राज्य की बात करें राजस्व में, ध्यान रखिए उड़ीसा है। कौन सा है, तो उड़ीसा। ये ध्यान रखिए 3 राज्य ऐसे हैं जो राजस्व संग्रह में भारत के टॉप 3 राज्य, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में ना, तो सुनिएगा ये राजस्व संग्रह इसको भी कौन जारी करता है, तो इसको भी नीति आयोग जारी करता है। याद रखिए नीति आयोग ही इसको जारी करता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि राजस्व में, तो सुनिएगा कि राजस्व के अगर सबसे ज्यादा जो होता है ना भारत को, जो पैसा आता है वो टैक्स के माध्यम से आता है। टैक्स मतलब कहने का मतलब किस टैक्स से, तो जीएसटी कर से, यानी कि जीएसटी कर एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसके माध्यम से क्या होता है, भारत को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 3rd नंबर की विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है, 118वां स्थान है। इससे पहले जो स्थान था भारत का वो थोड़ा सा खराब था, उसका पहले स्थान था 126वां, लेकिन 126वां से मतलब कि बढ़ के थोड़ा सा ऊपर आया, 118वां स्थान आया। मतलब 118 मतलब कमा है, मतलब अच्छा स्थान आया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि टॉप देश कौन है, तो टॉप पे आपका देश है फिनलैंड। याद रखिएगा फिनलैंड जो है, फिनलैंड लगातार फिनलैंड खुशहाली के मामले में टॉप राज्य रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा इसको जारी किया जाता है। यानी खुशहाली सूचकांक को जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा इसको जारी किया जाता है। सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा इसको जारी किया जाता है विश्व खुशहाली, याद रखिएगा सूचकांक को। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का स्थान ना वर्तमान में 10वां स्थान है। वर्तमान में क्या स्थान है, 10वां स्थान है। वर्तमान में 10वां स्थान है। ये इसको जारी किसके द्वारा किया था, याद रखिए जर्मन वाच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भारत की अगर जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु क्या है, तो भारत की जो जलवायु है ना वो उष्ण, इसको लिखिएगा भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय
मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु हमारे अपने देश भारत, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत की तो सुनिएगा कि भारत में ना कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 15 है। याद रखिए भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 15 है। और बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 4 ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष देश कौन है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है ना, याद रखिएगा भारत का स्थान 85 है, यानी कि 85वां स्थान है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें शीर्ष देश कौन सा है तो देखिए टॉप देश में 2 देश है। एक पहला आपका हो जाएगा सिंगापुर, पहला हो जाएगा आपका सिंगापुर, और सिंगापुर के साथ याद रखिएगा जापान, सिंगापुर के साथ क्या हो जाएगा जापान। ये दोनों देश जो है वो टॉप राज्य में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को ना हेनले द्वारा ही जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4th है, यानी कि चौथे नंबर पे भारत है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें टॉप पे कौन है तो सुनिएगा पहले स्थान पे आपका अमेरिका है, यानी कि यूएसए, अमेरिका पहले स्थान पे है, ठीक है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे कौन है तो दूसरे स्थान पे क्या है तो रूस है, दूसरे स्थान पे क्या है रूस है। तीसरे स्थान पे बात करें तो तीसरे स्थान पे क्या है तो चीन है, और चौथे स्थान पे अपना देश भारत है। तो याद रखिए क्रम याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि एशिया फायर इंडेक्स में टॉप पे कौन है। देखिए ये तो हो गया आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगर हम बात करते हैं एशिया, एक आता है एशिया फायर पावर इंडेक्स, सुनिएगा एशिया फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे भी टॉप में इसमें भी कौन है अमेरिका ही है। दूसरे स्थान पे कौन है इसमें दूसरे स्थान पे क्या है चीन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे कौन है तो अपना देश भारत है, जो अभी जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पे आया है, और चौथे स्थान पे कौन है तो जापान है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष देश कौन है। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक में ना भारत का स्थान 105वां है, 105वां स्थान है भारत का, ध्यान रखिएगा। इसमें टॉप देश कौन है तो टॉप देश है आपका बेलारूस, याद रखिएगा बेलारूस जो है वो मतलब कि वैश्विक भूख सूचकांक में टॉप देश पर कौन है तो बेलारूस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि वैश्विक भूख सूचकांक को जारी कौन करता है तो यूरोपीय एजेंसी, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा यूरोपीय एजेंसी के द्वारा जारी किया था। यूरोपीय क्वेश्चन आता है यहाँ से, याद रखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 8 नंबर की विश्व शांति सूचकांक 2025 में विश्व के शीर्ष 3 देश कौन से है। देखिए विश्व शांति सूचकांक 2025 में विश्व के शीर्ष 3 देश कौन है तो पहला देश आपका आइसलैंड है, याद रखिएगा पहला देश कौन है तो पहला देश आपके आइसलैंड हो गए। दूसरा देश कौन सा हो गया डेनमार्क, दूसरा देश कौन हो जाएगा तो डेनमार्क हो गया। अगर हम तीसरे देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, कौन सा है स्विट्जरलैंड, याद रखिए स्विट्जरलैंड ये तीसरा देश है, याद रखिएगा। ये विश्व शांति सूचकांक 2025 में विश्व के 3 शीर्ष देश है आइसलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर के विश्व मानव सूचकांक विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए विश्व मानव सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है ना 134वां है, याद रखिए डेटा चेंज भी हो सकता है, अभी वर्तमान में 134वां, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें टॉप देश कौन है, टॉप देश आपका जो है वो आपका स्विट्जरलैंड है, कौन सा है स्विट्जरलैंड, लिखिएगा स्विट्जरलैंड, टॉप देश कौन है तो स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं क्या सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि विश्व मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है, इसकी स्थापना हुआ था 1965 में। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर क्या है तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क क्या है तो इसका हेडक्वार्टर न्यूजीलैंड न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, याद रखिए न्यूयॉर्क इसका क्या है तो हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या कि जो मानव विकास सूचकांक है ना उसको 3 आधार पे जारी किया था, याद रखिए मानव विकास सूचकांक किसने जारी करने का आधार क्या है 3 है। पहला क्या है ना जीवन प्रत्याशा, याद रखिए पहला आधार कौन सा है तो जीवन प्रत्याशा पहला आधार है। दूसरा आधार आपका है शिक्षा के आधार पर इसको जारी किया जाता है। अगर हम बात करें तीसरा तो तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय, तीसरा कौन सा है तो प्रति व्यक्ति आय, ही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर कि विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा यह किसके द्वारा जारी किया था। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान 159वां है, 159वां, ध्यान रखिएगा। अब इसको जारी कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स, लिखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा बड़ी शक्ति बन गया। मैंने अभी आपको बताया जापान को पीछे छोड़कर जो भारत है वो तीसरे स्थान पे आ गया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पे अमेरिका, दूसरा पर चीन और तीसरा भारत और चौथा पे कौन हो गया है तो जापान हो गया, ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर इसको जारी कौन करता है, ये जो आपका एशिया जो आपका पावर इंडेक्स है इसको जारी कौन करता था, याद रखिए लोवी इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा लोवी इंडस्ट्रीज जो होता है लोवी इंडस्ट्रीज को क्या करता है जारी करता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिएगा कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, मतलब कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो 108वां 108वां। अगला आप देखते हैं क्या कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 96 है। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान 129वां है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2024 में तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या कि सुनिएगा कि ये जो आपका भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है, ये कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट जारी करता है। याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर की, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत का शीर्ष राज्य कौन से है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत का जो 3 राज्य है, उसमें 3 जो सतत विकास में लक्ष्य में उनका टॉप राज्य आपका केरल। टॉप राज्य कौन है, तो केरल है। और दूसरा राज्य कौन है आपका, उत्तराखंड है। दूसरा राज्य कौन है, तो उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा कि सतत विकास लक्ष्य की बात करें, सुनिएगा कि सतत विकास को लाया कब किया गया था, 2015 में इसको लाया गया था। कहाँ कब लाया गया था, 2015 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में ये 17 गोल्स यानी कि सतत, ये मतलब जो आपके सतत विकास के लक्ष्य है, जो 17 लक्ष्य है, इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सतत विकास की, तो सुनिएगा ये सतत विकास को लिया गया किस देश से, तो यूएस यानी कि अमेरिका से लिया गया। सतत विकास की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है 40 नंबर की, नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक को जो है नीति आयोग के द्वारा लाया। नीति आयोग याद रखिएगा कि नीति आयोग मतलब के द्वारा लाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर नवाचार सूचकांक में टॉप राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। याद रखिए, टॉप राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। नवाचार सूचकांक में टॉप राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। अब देखिए रिवीजन सीरीज देखते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लोन राशि कितना है, तो देखिए बिहार उद्यमी योजना के तहत लोन राशि 2 लाख रुपए है। कितना है, 2 लाख। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बात करते केवल उद्यमी योजना के तहत लोन का राशि कितना है, तो 10 लाख है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार अगर लघु उद्यमी योजना बोले तो 2 लाख, और लघु उद्यमी योजना बोले तो 10 लाख। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार डेयरी फार्म के लिए कितने सब्सिडी दी जाएगी, तो 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार जीर्णोद्धार योजना बिहार के कितने जिलों में शुरू की गई है। देखिए आहार जीर्णोद्धार योजना जो है वो बिहार के 14 जिलों में, याद रखिए बिहार के कितने जिलों में, तो बिहार के 14 जिलों में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। देखिए पीएम वाणी योजना का संबंध फ्री वाईफाई से, फ्री वाईफाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्या, निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई। देखिए निक्षय पोषण योजना की शुरुआत में 2018 में शुरू की गई। और याद रखिएगा निक्षय पोषण योजना के तहत ना ये पहले 500 रुपए दिया था, इसको बढ़ाई कितना कर दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया। जो टीबी बीमारी है ना इसके लिए क्या कितना राशि बढ़ा दिया गया था, 1000 रुपया कर दिया गया। आगे है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा क्या है। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा जो है ना 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं क्या पूर्वोत्तर में उद्योग विकास के लिए योजना कौन सी है, तो याद रखिएगा एक आप उन्नति योजना, उन्नति योजना जो है, उन्नति योजना ये पूर्वोत्तर उद्योग के विकास के लिए योजना है। कौन सी योजना, तो याद रखिए उन्नति योजना। अगला क्वेश्चन है आपका कि आयकर मुद्दे को कम करने के लिए योजना कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि आयकर मुद्दे को कम करने के लिए एक योजना है विवाद से विश्वास या विश्वास से विवाद, ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखिएगा विवाद से विश्वास विधेयक, ये 2.0 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय गौरव योजना को कितने जनजातीय समुदाय जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा इसमें ना 75, याद रखिएगा 75 जनजाति समुदाय को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा ये गौरव जनजाति योजना ना 2023 में आया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर के संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कॉम्परेटिव किस वर्ष घोषित किया गया है। सुनिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉम्परेटिव जो घोषित किया गया 2025 का जो वर्ष है उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉम्पिटिटिव वर्ष घोषित किया गया। अगर हम बात करते हैं 2023 का, सुनिएगा एक आपका वर्ष है 2023 के वर्ष को ना हमने बाजरे का वर्ष, याद रखिएगा बाजरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजरे का वर्ष याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाजरे का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं यूएनए के बारे में, तो सुनिएगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में यानी कि यूएनए की बात करते हैं तो यूएनए की स्थापना होता है 1945 में। अगर हम 1945 में इसकी स्थापना हुआ है। अगर इसके मतलब हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क
इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में। अगर वर्तमान में इसके यूएनए के अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके हेड कौन है तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष। अगर हम यूएनए की बात करते हैं, सुनिएगा यूएनए वर्तमान में कितने देश शामिल है, तो यूएनए में वर्तमान में देश की संख्या 193 है। 193वां दोस्त कौन है, दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा दक्षिणी सूडान जो है आपका 193वां देश है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या था, जुबा। जुबा, जुबा केसरी नहीं, जुबा याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि किसने प्रदान की। देखिएगा कि ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि ना मिन्हास उस सिराज ने प्राप्त की है। मिन्हास लिखिएगा, इनका नाम मिन्हास, मिन्हास, मिन्हास उस सिराज ने, ध्यान रखिए मिन्हास उस सिराज ने, याद रखिए मिन्हास उस सिराज ने क्या हुआ था कि ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की। हातिम द्वितीय का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि गरीबों को, मतलब गरीबों का मसीहा कहा जाता है हातिम द्वितीय, इसीलिए कहा गया क्योंकि गरीबों के मसीहा थे, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श इनको भी कहा था क्योंकि लाखों का दान ये दिया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए मिन्हास उस सिराज से याद है, और इनकी रचना है तबकात ए नासिरी। क्वेश्चन आता है कि तबकात ए नासिरी किसकी पुस्तक है, तो मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मतलब निर्माण किया था किसने, तो ऐबक ने ही किया था, ठीक है ना। उसका 2.5 दिन का झोपड़ा भी ऐबक ने ही बनवाया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 80 नंबर कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखिए इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को याद रखिएगा, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम संप्रभुता के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो सुनिएगा कि दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। और याद रखिए टका एवं जीतल सिक्का चला था किसने, तो टका और जीतल सिक्का चला था इल्तुतमिश नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। देखिए हक ए सर्व नामक सिंचाई कर जो लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो सुनिएगा ध्यान से कुछ पॉइंट इनका कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण इन्होंने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या इसके दरबार में सबसे ज्यादा दास की संख्या थी, 1,80,000 कम से कम दास थी। और ध्यान रखिएगा ये दासों को ना दीवान बंदरगाह की स्थापना, याद रखिए दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ना एक बंदरगाह की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए बंदरगाह। याद रखिएगा दीवान ए बंदरगाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए की थी, तो दासों के लिए रहने के लिए इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर के, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए जोहान्सबर्ग को। लिख लीजिएगा जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग को, जोहान्सबर्ग को दक्षिण अफ्रीका के मंडी के नाम से आता है, मतलब कि सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि सोने में टॉप देश कौन है, तो यही दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं भारत में, तो भारत में टॉप राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे सोने का सबसे ज्यादा, तो कर्नाटक में, कर्नाटक भी 2 जगह, एक आपका केजीएफ, एक आपका केजीएफ है और दूसरा आपका एचजीएफ है, याद रखिएगा दोनों है, इसका नाम है कर्नाटक में जहाँ पे सोने का खदान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 21 नंबर की, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। सुनिएगा किस वर्ष कर दिया गया, तो 2021 में, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो सुनिएगा इसमें क्या था ना कि इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और पहली बार किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। याद रखिए विश्वनाथन आनंद एक जो शतरंज खिलाड़ी थे, विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये शतरंज खेल से संबंधित है और इनके पुरस्कार राशि कितनी थी राजीव गांधी खेल रत्न में, तो 7.5 लाख, याद रखिए 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। लेकिन इसको बढ़ाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख कर दिया, 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 25 लाख कर दिया गया खेल रत्न पुरस्कार की। अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, देखिए इसको ना 2021 में ना कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में याद रखिएगा कि 4 खिलाड़ियों को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मतलब कि 2025 में 4 खिलाड़ी को दिया गया। पहला आपका नाम है प्रवीण कुमार, सुनिएगा पहला नाम कौन हो जाएगा, प्रवीण कुमार। दूसरा नाम हो जाएगा गुगेश कुमार, दूसरा कौन हो जाएगा, गुगेश कुमार। तीसरा हो जाएगा सुनिएगा मनु भाकर, तीसरा कौन हो जाएगा, मनु भाकर। और चौथा हो जाएगा हरमनप्रीत। ये 4 लोग हैं जिनको 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी राशि कितनी होगी, 25 लाख रुपया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए आगे ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए 22 नंबर के, सफेद झील आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। सुनिएगा सफेद झील आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिए लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में।
लद्दाख में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो सुनिएगा, आर्द्रभूमि क्षेत्र के लिए ना एक सम्मेलन हुआ था, एक संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, रामसर शहर मतलब रामसर साइट का सम्मेलन था रामसर में। और ध्यान रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 में होता है ये सम्मेलन। अगर हम बात करते हैं भारत में, भारत जो है रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? 1983 में शामिल हुआ था, 1983 में हुआ था। और भारत का एकमात्र पहला जो शहर कौन है जो रामसर पे में शामिल होता? चिल्का लेक जो है वो भारत के मतलब कि पहले शामिल होने, रामसर साइट में शामिल होने पहला झील, मतलब कि पहला कौन सा? तो चिल्का लेक, यानी कि चिल्का झील जो 1983 में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। मतलब 1983 में भारत इसमें शामिल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पहला यही शामिल होता चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं, क्या देखिए, रवि कुमार दहिया, इनका संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। पीटी उषा, आपको पता है इसको उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध धावक से है। अगर मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। और रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं रानी रामपाल से, तो क्वेश्चन आता है, देखिए, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला ना खिलाड़ी यही शामिल हुई थी, रानी रामपाल, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार किस अंग में पाया जाता है? देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार यानी कि आरबीसी का भंडार कहां पर? प्लीहा होता है, प्लीहा बोलिए, इसको ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन बोलिए या तिल्ली बोलिए, इसी को बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली इसको कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा, देखिए, आरबीसी का काम क्या होता है? लाल रक्त कणिका का काम क्या होता है? O2 को, ऑक्सीजन को, मतलब कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में परिवहन करना। इसका आकार ना बटन नुमा होता है, यानी कि गोल नुमा इसका संरचना होता है। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल नुमा। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं, क्या आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, एरिथ्रोसाइट्स, आरबी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। मैं इसको लिख देता हूं, देखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, याद रखिए, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और याद रखिए, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहां था? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है। 25 नंबर देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण और संचय कौन सा अंग करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ना ग्लाइकोजन का निर्माण जो करता है, लीवर करता है, लीवर बोलिए, यकृत बोलिए, इसी को जीवर मतलब इसी को जिगर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि ये पित्त का निर्माण यही लीवर करता है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण में ना रक्त का निर्माण यही लीवर करता है, ये ध्यान रखिएगा। और लीवर का वजन 1.5 kg होता है। जब जिसमें क्या कि जिसमें कोई जो एडल्ट, जैसे हम लोग का एज है, तो इसमें जो रक्त का निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा बोन मैरो होगा। लेकिन जो बच्चा अपनी माँ के पेट में है उसमें रक्त का निर्माण नहीं है, लीवर के द्वारा, यानी कि जिगर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्या कि अल्फा बीटा और गामा किरणों पर क्रमशः कौन से आवेश? देखिए, अल्फा पे जो होते हैं ना वो आपके धनात्मक होते हैं, धनात्मक मतलब कि आवेश होते हैं। बीटा पर बात करें तो ऋणात्मक होते हैं। और गामा पे ना आवेशहीन होते हैं, ध्यान रखिए, उदासीन बोलिए, उदासीन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि कौन सी गैस लाल रक्त कणिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है? तो कौन सी गैस है? तो CO, यानी कि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, याद रखिएगा। ये मतलब निकलती कहाँ है? CO गैस। तो याद रखिएगा, जो ईंधन जब होता है ना, जब वाहन होता है, जब अर्ध दहन होता है, मतलब आधा जलता है ना, तब ये CO गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। इसको CO ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को ना साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं, इसको ना दम घुटन गैस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 28 नंबर के शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, कवि कलश को। किसे किया था? कवि कलश को नियुक्त किया था, कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि निम्न में से एक सही कालक्रम का लगा। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। अल्बर्ट विधेयक था 1882 में, अल्बर्ट विधेयक 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था? तो याद रखिए 1878 में, 1878 में। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। तो इसको मतलब सही क्रम में सजाना था। पहले कौन हुआ था? तो पहले हुआ था आपका 1 नंबर पे हुआ था आपका अल्बर्ट विधेयक, दूसरा पे हुआ था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तीसरा पे हुआ था आपका विश्वविद्यालय, चौथा पे होता है। ऐसे आप लोग सजा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, सुनिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। सुनिएगा, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आता था, विनोबा भावे। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे। अगर क्वेश्चन आता कि व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट अगर बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था 1940 में, उस समय वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं अल्बर्ट विधेयक की बात करते हैं, तो अल्बर्ट विधेयक जो 1882 में आता है, इस समय कौन थे? तो रिपन था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के तहत वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो था उसमें कर्जन के समय 1904 में कर्जन था। कौन था? कर्जन। कर्जन जब बंगाल बिहार हुआ था इसी के समय में हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि माउंट विसुवियस, फ्यूजियामा, किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। यह क्रम से इनकी अवस्थिति कहाँ है? इनकी अवस्थिति पूछा जाता है। तो अगर बात करते हैं माउंट विसुवियस की, ये कहाँ पे है? तो याद रखिए इटली में। ये क्या है? इटली में। और ध्यान रखिएगा ये ना आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय, इसको भी लिख लीजिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं फ्यूजियामा का, आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये फ्यूजियामा होता है जापान। ये क्या है? जापान में। और ये भी एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किलिमंजारो की, सुनिएगा किलिमंजारो ना ये जो है ना, ये अफ्रीका यानी कि अफ्रीका या तंजानिया में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है? इसका लोकेशन अफ्रीका या तंजानिया, इसको लिखिएगा अफ्रीका या तंजानिया, अफ्रीका या तंजानिया में है। ये आपका जो है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी, याद है सुसुप्त ज्वालामुखी। एक आपका बचा गया आपका माउंट एकांगुआ। सुनिएगा माउंट एकांगुआ की बात करते हैं, अगर माउंट एकांगुआ की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में आपका माउंट एकांगुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हो गया। आगे देखते हैं। और ये आपका माउंट एकांगुआ जो है ना आपका शांत ज्वालामुखी। कैसी है? तो शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, 21 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। तो ध्यान रखिए 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद की संख्या ना 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, वायल ऑक विट्रियोल के नाम से किस रसायन को जाना जाता है? तो वायल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं H2SO4 को। H2SO4 की इसको तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल कहती है। क्या कहते हैं? तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं H2SO4 को? पता है? इसका यूज करते हैं ना शीशा संचालित बैटरी में। जो शीशा संचायक बैटरी होता है ना उसमें H2SO4 का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्या है, ब्रिक्स 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसमें शामिल नए देश कौन से? देखिए ब्रिक्स 2025 जो कि बैठक नहीं ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? ब्राजील में। और ध्यान रखिएगा इसमें नए शामिल देश कौन है? तो लिखिएगा इनका नाम। पहला नाम आपका ईरान हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा यूएई, ठीक है, तीसरा नाम हो जाएगा आपका यूएई के बाद इथोपिया, तीसरा हो जाएगा इथोपिया, और चौथा हो जाएगा आपका मिस्र बोलिए, इजिप्ट बोलिए, मिस्र बोलिए, इसी का नाम क्या है? इजिप्ट है। ध्यान रखिएगा ये 4 देश है जो शामिल होने वाले हैं। अगला 34 नंबर की, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ना कब, यानी कि 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया? पेश किया गया। और ध्यान रखिएगा किसके द्वारा पेश किया गया? तो याद रखिए क्लीमेंट एटली। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ध्यान रखिएगा इसको मतलब कि ये तो पेश हुआ 4 जुलाई 1947 को, लेकिन ये पारित कब हुआ? तो याद रखिए ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? ये पारित हो गया था। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ यहाँ से याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है ना, विधेयक का आधार पता है क्या? माउंटबेटन प्लान है। माउंटबेटन प्लान के तहत ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक आया था। ये ध्यान रखिए माउंटबेटन प्लान के तहत ये आया था। और इसी के आधार पर क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 या 15 अगस्त, दोनों में से डेट याद रखिए, 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को हम इसी प्लान के तहत भारत का पाकिस्तान से विलय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्या कि अर्जेंटीना का हृदय 35 नंबर क्या, अर्जेंटीना के हृदय के नाम से किससे जाना जाता है? याद रखिए पंपास। याद रखिए अर्जेंटीना के हृदय को हम लोग ना पंपास घास के मैदान को कहते हैं, पंपास घास के मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर की, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? देखिए एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से ना लाल सागर अलग करता है। कौन सा सागर? लाल सागर अलग करता है। ये ध्यान रखिएगा। और जल संधि पूछे तो बाब अल मंदेब की जल संधि, याद रखिएगा बाब अल मंदेब की जल संधि, बाब अल मंदेब की जल संधि जो है आपको एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। क्वेश्चन अब ये आ सकता है कि यूरोप को, सुनिएगा क्वेश्चन ये आएगा कि यूरोप को एशिया से कौन सी नदी अलग करती है? तो यूराल। याद रखिए यूराल नदी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है। कौन सी नदी? तो यूराल नदी। नेक्स्ट 37 नंबर की, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कब और कहां स्थापित किया गया है? देखिए एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ना ये 1965 में मतलब किया गया। कब और कहां पे? तो ध्यान रखिएगा कांडला में। याद रखिए कहां पे? तो कांडला में बनाया गया। अगर कांडला की बात करें तो कांडला का भी वर्तमान नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम है। कांडला बंदरगाह का ध्यान रखिएगा। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि पृथ्वी का मुख्यतः कितने जलवायु कटिबंधों में बांटा गया और वो कौन से? देखिए पृथ्वी का मुख्यतः 3 जलवायु कटिबंध में बांटा गया, उसका नाम लिखिएगा। पहला आपका होगा उष्ण कटिबंध, पहला हो जाएगा कौन सा? तो पहला हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंध। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा होगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा कौन हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा कौन सा कहे तो याद रखिएगा शीत कटिबंध। तीसरा कौन हो जाएगा? तो शीत कटिबंध ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरिक जीवाश्म मतलब ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा सल्फ्यूरिक जीवाश्म नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है, तो देखिए SO2 है, SO3 है, H2SO4 है, H2S है, ये 4 हैं। ठीक है ना, याद रखिए HNO3 ये नहीं है, NO2 नहीं है और CO इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर की NaOH का व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम क्या है? देखिए NaOH का व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा लिखने में, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हो जाएगा, ध्यान रखिए कास्टिक सोडा हो जाएगा, ये होगा आपका व्यापारिक नाम। अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर के अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? देखिए अशोक ने किस बौद्ध साधु बोल रहा है, तो बौद्ध साधु जो है ना उपगुप्त से दीक्षा ली। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। उपगुप्त, उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया था, लेकिन प्रभावित किससे हुआ था? तो देखिए यहाँ पे आप दोनों आंसर को टिक कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए अशोक ने बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो उपगुप्त से प्रभावित हुआ था। ठीक, मतलब ये दीक्षा तो उपगुप्त से लिया था, लेकिन प्रभावित किससे हुआ था? निग्रोध। सुनिएगा, इनका भतीजा था निग्रोध से क्या हुआ था कि प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनका क्या था? भतीजा था अशोक के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुसीम का लड़का निग्रोध था और इनका भतीजा था। तो आप दोनों आंसर को देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं दोनों यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। 42 नंबर है क्या कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था तथा इन पर कितने पशुओं की आकृति है? सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले तो ये अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और इसमें आपको पता है कि कितने कितने पशुओं का आकृति था? इसमें देखिए 4 पशुओं की आकृति तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। सुनिएगा, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था, लेकिन इसमें कितनी पशु आकृतियां थी? तो उसमें क्या थी? 8 थी। सुनिएगा 8 थी। अब कैसे 8 थी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, सुनिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं सारनाथ के ना नीचे की ओर, नीचे में क्या है? तो नीचे में आपका शेर है। सुनिएगा, नीचे में आपका शेर हो गया, घोड़ा हो गया, नीचे में शेर हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया और ये बैल हो गया। नीचे में हो गया, नीचे में ये है शेर, घोड़ा, हाथी और बैल। अगर ऊपर की बात करते हैं ना, ऊपर में, तो ऊपर में जो है ना आपका, ऊपर में आपके 4 सिंह है। ऊपर में क्या है? तो 4 सिंह, यानी कि 4 सिंह आपके कहां है? तो ऊपर में। तो 4 ये 8 हो गया। तो अगर पूछे कि कुल कितने हैं, तो कुल 8 है। लेकिन अगर ऐसे अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर 4 आप टिक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ मैं क्लियर कर दिया, यूपी से एग्जाम में आया था, उसका आंसर क्या था? 8 था, ये ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, शेर, घोड़ा, हाथी, बैल नीचे था और 4 सिंह क्या है? ऊपर थे। इसलिए इसका आंसर 8 होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे 4 भी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। अगला 43 नंबर कि सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया है? तो देखिए ये जो आपका दूसरा शिलालेख है ना, दूसरा, सुनिएगा, दूसरा शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन किया, दूसरा शिलालेख में। और याद रखिए एक आपका है 13वां शिलालेख। याद रखिए कौन सा? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में क्या हुआ कि अशोक ने 13वें शिलालेख में क्या हुआ कि अपने पड़ोसी राज्य के बारे में बताया है। 13वें शिलालेख की बात करते हैं ना कि उत्तर मध्य भारत के बारे में 13वें शिलालेख में बताया है। अगर दूसरा शिलालेख की बात करें तो दक्षिण भारत के बारे में दूसरा शिलालेख में बताया अशोक ने। 44 नंबर की जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक द्वारा किया गया था? तो याद रखिए रुद्रदामन के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा किया गया। रुद्रदामन के द्वारा, याद रखिएगा, रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसकी जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये ध्यान रखिए, भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, संस्कृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर की अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक द्वारा किस बौद्ध स्थल की यात्रा की गई थी? सुनिएगा, अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक द्वारा किस बौद्ध स्थल की यात्रा की गई थी? तो याद रखिए बोध गया की। याद रखिए यहाँ पे, तो बोध गया की यात्रा की गई थी, बोध गया की यात्रा की गई थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट ना, शिलालेख नहीं अभिलेख में बोल रहा हूँ। 7वां अभिलेख है, इसमें धार्मिक समन्वय की बात की गई। याद रखिए 7वां अभिलेख में किसमें? तो धार्मिक समन्वय की बात की गई है 7वें अभिलेख में, जो अशोक के सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या कि कालिदास के किस ग्रंथ में कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के पतन के उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिए मुद्रा राक्षस। कालिदास का एक मुद्रा राक्षस, एक मिनट सुनिए। देखिए
ये आपको पता है कि मुद्रा राक्षस जो है आपका तो विशाख दत्त का ना है ये, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए ऐसे तो हम इसको, अगर इसका आंसर में अगर देखा जाओ तो कालिदास से कोई ऐसे ग्रंथ नहीं जिसमें कौटिल्य और चंद्रगुप्त नंदों के पतन के बारे में है, लेकिन देखिएगा इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जो संस्कृत नाटक है। आई थिंक ये कालिदास का, एक बार देख लीजिएगा ये मुद्रा किसका है। इसमें क्या कहा गया है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त के द्वारा नंदों के पतन का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है क्या कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम के उल्लेख किया गया। देखिए यूनानी लेखकों ने समुद्र मतलब कि सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ना सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया है। सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। सेंड्रोकोटस शब्द का याद रखिए किसका प्रयोग किया गया है, तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिए। सेंड्रो, इसको फिर से मैं लिख देता हूं, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस देखिएगा, सेंड्रो, सेंड्रोकोटस द्वारा, ठीक है। सेंड्रोकोटस ने सेंड्रोकोटस शब्द के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध संघ और धम्म में अपनी अवस्था की घोषणा की गई। सुनिएगा, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध संघ और धम्म में अपनी आस्था की घोषणा किया था। भाब्रू अभिलेख में, किसमें, तो भाब्रू, भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में कहा गया। याद रखिएगा अशोक को सम्राट अशोक खुद को कहा था इसी अभिलेख में, ध्यान रखिए। अशोक ने खुद को सम्राट अशोक कहा था, यही भाब्रू अभिलेख में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किन अभिलेखों से खरोष्ट लिपि यानी खरोष्ट लिपि के साक्ष्य मिले था। किस अभिलेख, तो याद रखिएगा एक आपका अभिलेख है सहबाजगढ़ी अभिलेख, इसको लिखिएगा सहबाजगढ़ी, एक आपका सहबाजगढ़ी अभिलेख है और दूसरा आपका मानसखेरा, सुनिएगा मानसखेरा, मानसखेरा अभिलेख, मानसखेरा अभिलेख, ये दोनों आपको पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में अशोक ने बनाया था सहबाजगढ़ी और मानसखेरा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ये खरोष्ट लिपि का साक्ष्य मिले इसी अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर की, मगध साम्राज्य में कलिंग नामक 5वां प्रांत किस राज्य के समय शामिल किया गया तथा कलिंग की राजधानी कहाँ थी। देखिए मगध साम्राज्य में कलिंग नामक 5वां प्रांत किस राजा ने शामिल किया, तो अशोक ने शामिल किया। किसने शामिल किया, अशोक ने। और ये मतलब कि कलिंग की राजधानी क्या था, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, तोसली थी। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर की, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त, लिखिएगा इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ये अंतिम दिनों में क्या होता है कि ये जैन धर्म को अपनाया था, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म अपनाने के बाद नहीं कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा कि उत्तर मतलब कि उत्तर भाग में दक्षिण भारत में चले गए, याद रखिएगा। ये कहाँ चले गए, तो दक्षिण भाग मतलब दक्षिण भारत में चले गए। अगर हम बात करते चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सुनिएगा इनका जो मृत्यु हुआ था ना, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। किसके, तो याद है, संलेखना विधि से। मतलब खाना पानी ये सब त्याग दिए थे, संलेखना विधि के द्वारा इनका प्राण मतलब कि निकल गया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, सुनिएगा कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस स्तंभ में, तो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू, भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में मतलब कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 53 नंबर कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत को भेजने की आग्रह किया था। किससे, तो बिंदुसार ने, ठीक है। याद रखिएगा किस मौर्य सम्राट ने, तो बिंदुसार ने कहा था, बिंदुसार ने कहा था, बिंदुसार ने कहा था, बिंदुसार ने किससे कहा था, ये ध्यान रखिएगा। याद है एंटियोकस से, याद रखिए एंटियोकस, एंटीओकस से, याद रखिएगा कि बिंदुसार ने कहा था, एंटियोकस से कहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा ये बिंदुसार ने जब एंटियोकस से कहा था ना, तो एंटियोकस ने अंजीर शराब भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया, ये मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, किस अभिलेख में अशोक का अशोक के रूप में नाम उल्लेख है, तो तीन देखिए, एक आपका मौस्की अभिलेख है, मौस्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दूसरा आपका जो आपका है गुर्जरा अभिलेख, दूसरा कौन सा है, तो गुर्जरा अभिलेख है। और तीसरा जो आपका है आपका नेट्टूर है, तीसरा कौन सा है, तो नेट्टूर अभिलेख है। याद रखिएगा इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ध्यान रखिएगा अशोक प्रियदर्शी कहा था, मतलब अशोक मतलब ने प्रियदर्शी कहा था, ये 11वें शिलालेख में खुद को अशोक ने क्या कहा था, प्रियदर्शी कहा था। क्वेश्चन आता है कि अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी कहा था, किस अभिलेख में, तो सॉरी 11वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख, इसको लिखिएगा 11वें शिलालेख में अशोक ने प्रियदर्शी कहा था खुद को, यानी कि अशोक का नाम क्या है, प्रियदर्शी भी है, ध्यान रखिएगा। किस शिलालेख में कहा था, तो 11वें शिलालेख में। उत्कल दिवस कब और किस राज्य को द्वारा मनाया। देखिए उत्कल दिवस हम लोग 1 अप्रैल को मनाया था, हम लोग नहीं, मतलब कि जो उड़ीसा के जो लोग है
1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, उड़ीसा का स्थापना हुआ था, बिहार राज्य से अलग हुआ था। 1 अप्रैल से याद रखिएगा, 1935 से याद रखिए, 1936 से याद रखिए, 1935। आरबीआई का स्थापना भी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, बिहार से अलग हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस हम लोग उड़ीसा मनाता। कौन सा राज्य मनाता है, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं, तो इसको ना शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद विषुव। तो क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए 21 मार्च को ना, 21 मार्च को क्या कहते हैं, 21 मार्च को ना वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं, वसंत विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका 57 नंबर की पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। देखिए पृथ्वी की उपसौर की स्थिति ना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को याद है, 3 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, उपसौर का मतलब क्या होता है पता है, सूर्य पास में होगा तो उपसौर कहेंगे और सूर्य दूर में होगा तो अपसौर कहेंगे। सूर्य दूर में होगा तो क्या कहेंगे, अपसौर। तो अपसौर की स्थिति कब होगा, तो अपसौर होगा आपका 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को हो जाएगा अपसौर और 3 जनवरी को हो जाएगा उपसौर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 58 नंबर की, परिक्रमा करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अधिकतम दूरी को ना अपसौर कहते हैं। अभी बताया अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को, जुलाई 4 को क्या होती है, अपसौर की घटना। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि ग्लोब पर वह बल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ग्लोब, याद रखिए ग्लोब का वह बल जो दिन और रात की विभाजित करता है उसे घूर्णन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो घूर्णन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो घूर्णन बल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर की, उत्तरी अयनांत की घटना कब होती है तथा इसमें दिन और रात की अवधि को क्या परिवर्तन होता है। देखिए उत्तरी अयनांत की घटना कब होती है, तो याद रखिए 21 जून को होती है। कब होती है, तो 21 जून को होती है। अगर हम बात इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को ना सुनिएगा, इसमें दिन और रात की अवधि को क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ना बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इसमें दिन की अवधि, उत्तरी गोलार्ध में लिखिएगा इसको कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि क्या होती है, रात की अवधि क्या होती है, छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 61 नंबर की, किस तिथि को मकर रेखा सबसे लंबा दिन अनुभव करती है, तो किस तिथि को, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा सबसे लंबा दिन अनुभव करती है। नेक्स्ट है 62 नंबर की, एक वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना कब होती है। देखिए एक वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना ना 2 बार होती है, याद रखिएगा। विषुवत की घटना जो होती है जिसको विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलिए या विषुव बोलिए, विषुव की घटना कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है। एक होती है आपका, एक होती है कब, तो 21 मार्च को। एक कब होती है, 21 मार्च को, और दूसरा कब होती है, तो याद रखिए 23 सितंबर को। दूसरा कब होती है, तो 23 सितंबर को विषुव की घटना होती है 2 बार। 63 नंबर की, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इस सिद्धांत को पेश करने वाला कॉपरनिकस। याद रखिए कॉपरनिकस जो है वो बताया है कि इस मतलब कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका देखिएगा 64 नंबर की, हीरक वलय ईश्वर की आंख बेली के मान के निम्नलिखित नामक प्राकृतिक घटना कब होती है। तो देखिए ये जो होती है ना सूर्य ग्रहण के समय, ये कब होती है, तो सूर्य ग्रहण मतलब पूर्ण जब लगा तब ये हीरक वलय ईश्वर की आंख बेली के मन के और निम्नलिखित मानक प्रतिगत घटना होती है। सूर्य ग्रहण यानी कि पूर्ण लगा तब इस घटना यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये डैश क्षेत्र में आसपास स्थित होते हैं। तो याद रखिए भूमध्य रेखा के आसपास, याद रखिए इसको लिखिएगा भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास होती है इसलिए गर्म होती है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर की, भारत के संविधान का भाग डैश देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भाग 13 क्या हो जाएगा, तो भाग जो 13 है, भाग 13 जो है भारत के संविधान का भाग 13 देश के व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 67 नंबर की, भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है तथा इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका उल्लेख जो है देखिए सबसे पहले तो संसद के पास है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 302 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर के, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली सुविधा शून्य होगी। तो किस अनुच्छेद में कहता है, तो अनुच्छेद 13 में यह कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी, अनुच्छेद 13 कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, इसको मैच करना है। देखिएगा संघ राज्य संबंध किस भाग में, तो भाग आपका 11 में है। वित्त संपत्ति आदि उपबंध किसी में, तो भाग 12 में, भाग 11 हो जाएगा, भाग 12 हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य किसमें, तो भाग 13 में है और संघ राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर के, संविधान के अनुच्छेद 301 से 304 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका
संसद करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, तो प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि आपको डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं प्लीज फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो प्लीज उसका आंसर आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए होमवर्क है आपका नोबेल पुरस्कार 2025 क्वेश्चन बैंक 521 से 530 पेज नंबर पढ़ना है, ज्ञान बिंदु का, और बायोलॉजी का पर्यावरण परिस्थिति पढ़ना है, केमिस्ट्री में ऊर्जा के स्रोत, और बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार के इतिहास, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली वीडियो पाने के लिए आप पीसीएस मेकर चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।